Hello students, my name is Preeti Swami and I am going to start with the Transfer of Property Act 1882. What I am going to cover in this lecture. First, why and how did this act come into existence? Second, what is the scheme and scope of the act? And third, the object of the act. So let's start with it. How and why did the act come into existence? ये एक्ट एग्जिस्टेंस में क्यों आया और कैसे आया? क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी लॉज नहीं थे? कब ये लॉज कोडिफाई हुए? इनिशियली क्या होता था इंडिया में, जो लॉज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे वो प्योरली कस्टमरी इन नेचर थे. क्लासिकल लॉ, इट वाज प्योरली कस्टमरी, मतलब कस्टम्स के बेसिस पे इट वाज डिसाइडेड, द मैटर्स यूज्ड टू बी डिसाइडेड. हिंदूज और मुस्लिम्स के लिए भी सेपरेट लॉज थे, रेस्पेक्टिव लॉज वर देयर इन रिलेशन टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. तो हिंदूज और मुस्लिम्स के ऊपर वही लॉज एप्लीकेबल होते थे जो उनके लॉज थे रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. ब्रिटिश के इंडिया में आने के बाद फ्यू इनफॉर्मल कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड. ये इनफॉर्मल कोर्ट्स जब एस्टैब्लिश करे गए आफ्टर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया, a lot of confusion got started. There was a lot of confusion in how to apply the laws that are already applicable because they were not aware of the customs. उनको customs, इंडिया में जो customs थे, इंडिया के culture, traditions के बारे में कुछ नहीं पता था. So they could not decide the matters easily. There was a lot of confusion. पहले पंचायत सिस्टम चलता था जिसमें पंचायत, they used to know the litigants, उनको जानते भी थे, प्लस दे वर अवेयर ऑफ द कस्टम्स व्हाट वर एप्लीकेबल. तो जो प्रॉपर्टी मैटर्स थे वो आराम से सॉल्व होते थे. ऑल्दो देयर वाज नो कोडिफिकेशन, देयर वर नो प्रॉपर लॉज, बट स्टिल देयर वर नॉट मेनी प्रॉब्लम्स इन सॉल्विंग दोज मैटर्स. बट ग्रेजुअली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया, इनफॉर्मल कोर्ट्स के एस्टैब्लिशमेंट के बाद देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड कंफ्यूजन दैट गॉट क्रिएटेड. इस वजह से प्लस इंग्लिश रूल्स वर आल्सो अप्लाइड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया में आप अगर आके इंग्लिश रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं, इंग्लैंड के जो रूल्स है वो इंडिया में मॉडिफाई, ऑल्दो इट वाज मॉडिफाइड, मॉडिफिकेशन के साथ इसको अप्लाई किया जा रहा था, बट स्टिल इंडिया के कस्टम्स, इंडिया के कल्चर में और इंग्लैंड के कल्चर में देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑब्वियसली. सो इंग्लिश रूल्स को अप्लाई किया जा रहा था एंड इन सब वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी और एक प्रॉपर लॉ, जो कोडिफाइड लॉ हो रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये जरूरत महसूस होने लगी. फर्स्ट लॉ कमीशन को ड्राफ्ट करने के लिए, लॉ को कोडिफाई करने के लिए दे दिया गया. फर्स्ट लॉ कमीशन ने एक बिल ड्राफ्ट किया इन 1870 और इसको लेजिस्लेटिव असेंबली में 1877 में इंट्रोड्यूस किया. आफ्टर रीड्राफ्टिंग इट एंड आफ्टर giving it to the select committee. A select committee was also appointed in between, and the select committee was basically, after it was introduced in the legislative assembly, after the first law commission drafted the bill, there were a lot of problems again in the draft. So एक select committee appoint करी गई and that select committee gave its suggestions. It was redrafted again, it was drafted, and then select committee could not come to a proper draft of the laws related to transfer of property. इसलिए सेकेंड लॉ कमीशन को ये दे दिया गया और सेकेंड लॉ कमीशन ने ड्राफ्ट किया लॉ ऑफ प्रॉपर्टी और ग्रेजुअली आफ्टर मेनी ड्राफ्ट्स अगेन इट वाज पास्ड ऑन 17th of February 1882. बहुत सारे ड्राफ्ट्स हुए और उसके बाद ये 17 February 1882 को पास कर दिया गया एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1st of July 1882. तो ये 1st जुलाई जो डेट है, this is the date of enforcement of this act, 1st July 1882. So this is the brief history and how and why did this act come into existence. Now let's see the scheme of the act. Scheme and scope, दोनों चीजें यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी. Now, if we see the Transfer of Property Act, there are 137 sections in total and they are divided in 8 chapters. 2 parts are there. First part is general principles
and the second part is specific transfers. General principles जो है वो सेक्शन 1 से लेके section 53A तक है. Now these general principles are applicable on all kinds of transfers. These are the general principles that will be applicable on all the transfer of properties. ठीक है? So that is given from section 1 to section 53A. Specific transfers section 54 से लेके section 137. ठीक है? तो basic scheme जो है इस act का वो आपको clear हो गया. How many chapters are there? 8 chapters are there. Sections 137 divided in 8 chapters. 2 parts, part 1 and part 2. First part is the general principles from section 1 to section 53A, and second part is specific transfers, that is from section 54 to section 137, right? So this is this scheme, basic scheme of the act. Now, scheme and what is the scope of this act? ये जो act है वो by act of parties, there are two things, by act of parties and by operation of law. By act of parties is voluntary transfers and by operation of law is involuntary transfers. By act of parties मतलब voluntarily हम अगर कोई property transfer कर रहे हैं तो that is by act of parties. That is simple. By operation of law का मतलब हो गया जब भी court sales हो रहे हैं, that means court ने कोई order कर दिया है and the property has to be transferred, you know, auction is done, insolvency के cases में, तो इन सब cases में these are by operation of law. Also there are succession laws in India, उनमें भी by operation law में आ जाएगा. Now by act of parties में inter vivos and testamentary two things are important. Inter vivos का मतलब हो गया between two living persons. This is inter vivos. Inter vivos मतलब if I want to transfer a property to you, you are living, I am living. ये क्या है? Inter vivos. We both are living and ये जो living persons के बीच में जो transfer हो रहे हैं, that is governed by Transfer of Property Act. Testamentary and intestate, two terms are there. Testamentary is covered under by act of parties because testament means will. If a will is prepared, if the person dies and the will comes into effect और उसके through property transfer हो रही है, that is testamentary. By act of parties ही है because one person has prepared a will and the other person gets the property after that person dies. तो important क्या है कि transfer of property कौन से matters govern कर रहा है? Inter vivos, where two people are living. Testamentary transfer of property act govern नहीं कर रहा है because one person is dead and उसके will के according वो property transfer हो रही है. This is testamentary. Interstate is where the will is not prepared. That means a person has died and even the will is not there. कोई will नहीं बनाई गई है और property उसकी किस तरह से transfer होगी according to the laws related to interstate succession. Now, comment box में आप मुझे ये बताइए कि testamentary succession पे कौन सा law applicable होता है इंडिया में और interstate succession पे इंडिया में कौन सा law applicable होता है. ये दो चीजें आप मुझे comment section में जरूर बताइए. Now, let's move to the next point. अब अगर हम स्कोप और स्कीम देख रहे हैं तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंटर वाइवॉस, दैट मींस बाय एक्ट ऑफ पार्टीज बिटवीन टू लिविंग पर्संस प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल. मूवेबल से रिलेटेड देयर इज अनदर एक्ट आल्सो, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी कवर होता है, उससे रिलेटेड वहां पे प्रोविजंस है. इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो मेजरली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में है. In fact, it also covers movable property as well. The provisions are where movable as well as immovable property both are covered. Section 5 से 37 and Section 122 से लेके Section 137, right? तो ये जो कुछ specific transfers हैं वो 122 से 137 में आ जाएंगी और ये general principles जो है Section 5 से 37 तक, ये general principles movable as well as immovable सब पे applicable, right? सिर्फ इमूवेबल पे कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं? 38 से लेके 53A तक एंड 54 टू 137. तो ये कुछ प्रोविजंस है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल एज मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी एप्लीकेबल है, बट मेजरली दिस एक्ट इज गवर्निंग इमूवेबल प्रॉपर्टी. स्पेसिफिक ट्रांसफर्स की अगर हम बात करें तो कौन से हो गए? सेल,
mortgage, lease, exchange, gifts, actionable claims, charge. ये सारे स्पेसिफिक ट्रांसफर्स हैं जिससे रिलेटेड प्रोविजंस 54 से 137 तक आपको मिलेंगे. ठीक है, तो दिस इज द स्कीम एंड स्कोप ऑफ द एक्ट. लेट्स go to the next slide. And see what is the object of the act. So why am I covering the object in the end? Because we need to understand whether the act is exhaustive or not. उसके लिए हमें scope थोड़ा सा समझना जरूरी था. So we have seen the scope. Scope of the acts related. I have one more question which I'll tell you in the end of the lecture. Let's first know what is the basic object of the act and whether the act is exhaustive or not. अगर आप अपना बेयर एक्ट खोलेंगे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का, उसमें आपको प्रेम्बल मिलेगा. प्रेम्बल में इट इज स्टेटेड दैट whereas it is expedient to define and amend certain parts of the law relating to the transfer of property by act of parties, it is hereby enacted as follows. Right? ये जो प्रेम्बल है इसी में आपको एक्ट का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, बेसिक ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा. दैट इज जो लॉज ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उसी को डिफाइन किया जा रहा है, उसी को अमेंड किया जा रहा है. एंड नॉट ऑल द लॉज, सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. तो ये जो वर्ड यहाँ पे है सर्टेन पार्ट्स, दैट मीन्स दिस एक्ट इज नॉट अ कंप्लीट कोड. कंप्लीट कोड नहीं है ये. It is not a complete code in a sense that it is not covering all types of properties, like not everything related to the property यहाँ पे include करे गए. सारी चीजें included नहीं है. अगर दूसरे laws भी है property से related, right? If there are no laws related to property, मतलब transfer property act में भी कोई provision नहीं है किसी matter पे या और कोई law भी नहीं है, तो उन सब cases में courts are free to apply English rules as well. In fact, they can also decide the matter according to equity, justice and good conscience. Okay? This is the reason this act is not considered as exhaustive. That means it is not a complete code, right? Because जो चीजें यहाँ पे नहीं है या किसी और लॉ में नहीं है, उसमें कोर्ट्स के पास पावर्स भी हैं to decide the matters on the basis of English principles or on the basis of equity, justice and good conscience as well. Basic object मैंने आपको बता ही दिया. एक, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लॉ है उसको डिफाइन किया जा रहा है और अमेंड किया जा रहा है टू ब्रिंग इन हार्मनी विद अदर लॉज रिलेटेड टू डिवॉल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी. दूसरे लॉज से रिलेटेड, ताकि एक हार्मनी बने दोनों सब लॉज में, एक क्लैरिटी आए. दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ दैट. द सेकंड ऑब्जेक्ट वुड बी दैट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. ट्रांसफर प्रॉपर्टी जैसे ही कोडिफाई हुआ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसका एक कंप्लीशन हो गया ओवरऑल. दैट मींस इन केसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी by voluntarily, basically by act of parties, when it is transferred, there is a contract between the parties, right? So it is related. Indian Contract Act as well as Transfer of Property Act. So the provisions of Contract Act will be applicable on transfer of properties as well. तो एक तरह से ये भी एक ऑब्जेक्ट था कि पूरा एक कोड आ जाए जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का जो कोड जो लॉ है दैट इज आल्सो कंप्लीटेड ऑन in matters of properties, right? When the properties are transferred in India. Then scope में एक चीज जो बच रही है, we have already seen the basic. It is between two living persons and it has to be by act of parties and not by operation of law, right? It covers movable as well as immovable properties. Immovable property को majorly cover कर रहा है. Now my question is, Transfer of Property Act का मुस्लिम्स पे एप्लीकेबिलिटी क्या है? व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑन मुस्लिम्स? मुस्लिम लॉ और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्या रिलेशन है? दिस यू नीड टू टेल मी. इसका एक हिंट आपको मैं दे देती हूँ, वो है सेक्शन 2 जो आपको इसके लिए पढ़ना है, एप्लीकेबिलिटी. द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 2 वी विल डिस्कस इन लेटर वीडियोस. ओके, सो यू हैव 3 क्वेश्चंस नाउ. फर्स्ट, that you need to tell me interstate और testamentary succession में कौन से laws applicable है. Third, Muslim law और transfer property act में क्या relation है. Let's end this here. I hope you could understand all the points clearly.
If in case you have any doubts, you can comment. Just comment there at the question as well as the answers to these 3 questions. Thank you so much. See you in the next video. Bye-bye.